हेलो गाइस। तो हम विज़न आईएएस की दिसंबर मंथ की जो करंट अफेयर मैगज़ीन है वो देख रहे थे। पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सेक्शन हमने ख़त्म कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम इंटरनेशनल रिलेशंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है यूनाइटेड नेशंस एंड इंडियाज़ नॉर्म्स। तो देखो न्यूज़ में क्यों है, तो हुआ क्या है कि जो इंडिया है ना उसने यूनाइटेड नेशंस में कुछ रिफॉर्म्स को प्रपोज़ किया है। मतलब जो यूनाइटेड नेशन जो इंस्टीट्यूट है अपने आप में, उसमें कुछ तरह के बदलाव जो है भारत ने क्या किए हैं, प्रपोज करे हैं। किसके थ्रू? नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या है? ये न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरल सिस्टम। ठीक है, मतलब एक तरीके का इसका अगर हम मतलब देखें तो ये क्या कर रहा है, ये जो मल्टीलैटरल सिस्टम है ना, जिसमें मतलब सिर्फ एक या दो देश के पास पूरी मतलब कंट्रोल नहीं है, या फिर एक या दो देशों की अथॉरिटी नहीं चल रही, बल्कि जो मेजर जो कंट्रीज़ हैं वो सब इन्वॉल्व हों डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो इस तरीके का जो प्रपोज़ल है इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस में दिया है रिफॉर्म्स के लिए। तो इसके बारे में और भी देखते हैं हम। तो ये मल्टीलैटरलिज्म की जो हम बात कर रहे हैं ये है क्या? तो देखो इसका मतलब यही है कि कोई भी जो एक्शन लिया जाएगा या कोई भी डिसीजन जो लिया जाएगा, कोई निर्णय लिया जाएगा, वो किसी एक देश के द्वारा ना लेकर जो स्टेट्स हैं, मतलब और भी जो देश हैं वो मतलब स्वतंत्रता पूर्वक इंडिपेंडेंट तरीके से किसी भी जो है एक्शन को ले सकें। ठीक है ना, मिलजुल के। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो है सब देशों को समान तरीके से, एक तरीके से उनकी वॉइस देता है कि वो अपना मतलब मत उसमें दे सकें। तो ये मल्टीलैटरलिज्म है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो नॉर्म्स जो इंडिया ने जो प्रपोज करे हैं वो जो है 3 पिलर्स पे मतलब रिफॉर्म की बात करते हैं। मतलब 3 वो मेन पिलर हैं जिस पे इंडिया ने जो है रिफॉर्म्स सुझाए हैं। जिसमें से पहला जो है वो पीस एंड सिक्योरिटी को लेकर है कि शांति बनी रहे और सिक्योरिटी जो सुरक्षा है उसके मामले में, डेवलपमेंट के मामले में, और तीसरा ह्यूमन राइट्स के मामले में। ठीक है, तो ये 3 जो पिलर्स हैं इनके ऊपर इंडिया ने जो है नॉर्म्स में रिफॉर्म सुझाए हैं। फिर ये जो है ये क्या करता है, ये एक मल्टीलैटरल स्ट्रक्चर के बारे में जो बात करते हैं, जो रिफॉर्म्स हैं कि मल्टीलैटरल स्ट्रक्चर हो। ठीक है, और ये किस लिए ज़रूरी है कि आज की जो समस्याएं हैं, जो नई नई समस्याएं जो आज की हैं, जैसे कि टेररिज्म एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, रेडिकलिज्म है, ठीक है, पैंडेमिक्स, ये जो कोविड-19 है, तो इस तरह की चीज़ें हैं, या फिर और जो नई एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे कि आपका 5G है, या फिर IoT है, या फिर रोबोटिक्स। ठीक है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो नई तरह की जो टेक्नोलॉजी हैं इनके द्वारा कई सारे चैलेंजेस जो हम देख रहे हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस, तो इनको एड्रेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक मल्टीलैटरल स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जहाँ पे कुछ मतलब जो देश हैं वो सारे देश मिलकर उसके खिलाफ काम कर सकें, लड़ सकें। इंडिया ने जो आइडिया ये जो है ये कब प्रपोज किया था, तो ये इंडिया ने यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है, UNSC, उसकी ओपन डिबेट में, जो कि किसके ऊपर हो रही थी, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी के ऊपर एक ओपन डिबेट हो रही थी UNSC में, तो वहाँ पर जो है इंडिया ने ये प्रपोज किया था। ठीक है, उसके अलावा जो UNSC है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर ही एक मेजर इस मतलब ऑर्गेनाइजेशन है। तो इंडिया ने क्या है, उसकी तो इंडिया के पास क्या था, उसकी प्रेसिडेंसी थी। प्रेसिडेंसी का मतलब कि वो उसको लीड कर रहा था, इंडिया जो है लीड कर रहा था इस ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, एज अ प्रेसिडेंट। तो अभी जो प्रेसिडेंसी है वो कब ख़त्म हो गई है, दिसंबर 2022 में वो ख़त्म हो चुकी है। मतलब 2 साल के लिए इंडिया क्या था, नॉन परमानेंट मेंबर बना था। ठीक है, लेकिन अब वो क्या है, वो 2 साल ख़त्म हो गए। मतलब 2021 1 जनवरी 2021 से शुरू हुई थी और दिसंबर 2022 में वो ख़त्म हो गई। ठीक है, तो दिसंबर जो अभी निकल के गया है 2022 वाला, ये फाइनल मंथ था इंडिया की जो 2 साल की जो नॉन परमानेंट मेंबर की जो उसकी मतलब मेंबरशिप थी नॉन परमानेंट मेंबर वाली, वो उसके 2 साल अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम जरा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में ज़रा देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो देखिए, जो UNSC है ना, ये क्या है, ये यूनाइटेड नेशन की प्रिंसिपल क्राइसिस मैनेजमेंट बॉडी है। मतलब
जब इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी तरह का क्राइसिस आता है, जैसे कि वो न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में हो सकता है, ठीक है, वो बायोलॉजिकल वेपन्स, या फिर कोई एक देश दूसरे देश पे अटैक कर रहा है, ठीक है, वॉर के मामले में, या फिर जेनोसाइड के मामले में, ठीक है, नरसंहार होता है कई बार, या फिर तो मतलब इस तरीके के जो मैटर्स हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़े मैटर्स हैं, वहाँ पर इसका सबसे बड़ा रोल आता है, ठीक है, यूएनएससी का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। अच्छा, ये क्या है, इसको पावर है कि ये किसी तरीके का एक बाइंडिंग ऑब्लिगेशन इम्पोज कर सकती है। जैसे कि हम और ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो वो भी अपना वर्डिक्ट देती हैं, वो अपने फैसले सुनाती हैं, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं होते, मतलब वो ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है उस देश को कि भाई वो उसको माने। लेकिन जो यूएनएससी के जो मतलब जो वर्डिक्ट होते हैं या फिर जो प्रपोजल्स होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं, मतलब वो जिस देश को अगर कुछ बोला जा रहा है यूएनएससी के द्वारा तो उसे मानना पड़ेगा। अच्छा, इसमें जो है ना कौन से 193 मेंबर स्टेट्स आते हैं, मतलब यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप की हम बात करें तो 193 देश है उसमें, वो 193 देश के ऊपर ये लागू होता है कि भाई उनको जो ऑब्लिगेशन है वो मानने पड़ेंगे, ठीक है। और ये किस लिए है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई है यूएनएससी जो इंस्टीट्यूट है, ये किसी के लिए है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, मतलब शांति बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे, इसके लिए ये बनाया गया था। इसकी अगर हम बात करें यूएनएससी की मेंबरशिप की, तो इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं, ठीक है। 15 मेंबरशिप में से जो 5 मेंबर होते हैं वो परमानेंट मेंबर होते हैं, मतलब वो एक बार, मतलब वो ऐसा नहीं है कि उनको वोट करके उनको इलेक्ट करना है, तो वो सिस्टम नहीं है, वो मतलब परमानेंट है वो। जिसमें कि 5 देश आते हैं जिसको P5 भी बोलते हैं, जिसमें चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए, ठीक है। इसके अलावा 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर भी होते हैं, जो कि मतलब हर बार क्या होता है, इलेक्ट करे जाते हैं, मतलब वो चुनकर, चुनाव होता है उनका और उस चुनाव से चुनकर वो बनते हैं। अच्छा, इसमें ये किस तरीके से चुने जाते हैं, तो जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है ना, यूएनजीए, तो इस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो है इलेक्शंस होते हैं, उन मतलब जो देश इसमें इलेक्ट होना चाह रहे हैं, और 2/3 मेजोरिटी से जब वो देशों को जब 2/3 मेजोरिटी मिलेगी, 2/3 बहुमत मिलेगा, तब वो इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट हो जाते हैं नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में। और एक बार इलेक्ट होने के बाद क्या है, वो 2 साल का उनका कार्यकाल, मतलब कार्यकाल होता है। और अब ये जो है नॉन कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब जैसे एक बार मान लो, अब इंडिया क्या है 2021 और 2022 ये 2 सालों के लिए नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में था। लेकिन अब वो चाहे कि 2023 में दोबारा से वो चुनाव लड़के और वो दोबारा से मतलब उसका मेंबर बने, तो नहीं बन सकता, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नहीं हो सकता, मतलब एक के बाद लगातार तुम उसमें नहीं इलेक्शंस लड़ सकते, ठीक है। और जो नॉन परमानेंट मेंबर और परमानेंट मेंबर में सबसे बड़ा डिफरेंस है ना, वो होता है वीटो पावर को लेकर। वीटो पावर क्या होती है भाई, जो परमानेंट मेंबर है ना, जो 5 जो हैं, वो कोई भी प्रपोजल हो, कोई भी डिसीजन हो, कोई भी डिबेट हो, जब जब वोटिंग की बारी आएगी किसी भी बात पर, तो अगर इन पांचों देश में से किसी एक देश ने भी अगर उसको वीटो कर दिया, वीटो मतलब उस पर डिनाई कर दिया कि भाई मैं नहीं मानता इसको, या फिर मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा इस प्रपोजल को, तो वो अपने आप ही नल एंड वॉइड हो जाएगा, मतलब वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। मतलब 15 जो मेंबर हैं, जिसमें से 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट, अगर नॉन परमानेंट ने सब ने वोट कर दिया उसके फेवर में, परमानेंट ने में भी 5 में से 4 ने कर दिया, लेकिन अगर एक ने भी नहीं किया, तो इसका मतलब वो आगे नहीं बढ़ पाएगा प्रपोजल। तो ये होती है वीटो पावर। अब अगर इसकी बात करें काउंसिल की, जो प्रेसिडेंसी की बात करें यूएनएससी की, तो क्या होता है कि मतलब ये क्या है, हर जो मेंबर है उसके द्वारा मतलब हेल्ड करी जाती है, मतलब 1 मंथ के लिए, मतलब लाइन बाय लाइन, मतलब मेंबर्स इसको हेल्ड करते हैं, और कितने समय के लिए, 1 मंथ के लिए, ठीक है, जो प्रेसिडेंसी है। और ये किस तरीके से, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंट्रीज़ अरेंज्ड हैं और उसमें ये चलता है। टूल्स फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, तो इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं, जब किसी तरह की जो दिक्कत आती है तो वो कैसे उसको संभाला जाता है, तो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है ना, उसमें खुद बोला गया है कि भाई अगर आपको मैनेजमेंट करना है कॉन्फ्लिक्ट का, तो आप नेगोशिएशन के थ्रू कर सकते हो, ठीक है, मतलब बातचीत करके, आर्बिट्रेशन, मतलब बातचीत करके, मिलजुला के और शांतिपूर्वक तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी समस्या का जो है मतलब रिजोल्यूशन करेंगे। अगर फिर भी अगर नहीं होती, अगर बात तब भी नहीं बनती है, तब क्या किया जाएगा, तो और ज़्यादा मतलब ऐसे एक्शन, मतलब थोड़े से मतलब प्रखर उसके मामले में फिर कार्रवाई होगी, जैसे कि सैंक्शन लगाए जा सकते हैं, या फिर फोर्स का भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। सैंक्शन का मतलब प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं उस देश पे। अच्छा, जिसमें कि पीस कीपिंग मिशंस के बारे में आपने सुना होगा, जो ब्लू हेलमेट फोर्स जैसे हम बोलते हैं, तो ये भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा ये पीस कीपिंग मिशंस
चलाए जाते हैं, ठीक है, ऐसी जगहों पर जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है। तो ये भी क्या है, ये भी एक यूनाइटेड नेशन का एक तरीका है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के मामले में, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज कर रहे हैं वो। तो ये हो गया यूएनएससी के बारे में। अब चलते हैं हम, तो अब हम देखते हैं ये जो रिफॉर्म्स हैं, तो रिफॉर्म्स के बारे में मतलब इनकी ज़रूरत क्या है, जो यूनाइटेड नेशन में आज हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत है क्या। तो देखो पहली जो बात है वो ये है कि आज के समय क्या है, इसमें यूनाइटेड नेशंस में इंक्लूसिविटी और रिप्रेजेंटेशन की कमी है। मतलब आप देखेंगे तो इसमें जो मेंबर्स हैं, जैसे कि आप देखो कि इसमें परमानेंट 5 मेंबर हैं, ठीक है। अब उसमें देखिए कि सिर्फ वो ज़्यादातर उसमें से क्या है, यूरोप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि 3 मेंबर में बात करूं, यूके, उसके अलावा फ्रांस और रशिया, ये जो है 3 मेंबर कहाँ से आते हैं, ये आपके सिर्फ और सिर्फ यूरोप से आते हैं 5 में से। तो क्या है, इंक्लूसिविटी नहीं है, मतलब सबको मिला जुला के इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई है। और इसका जो स्ट्रक्चर है ना, पिछले 75 सालों में बदला नहीं गया है, मतलब जैसा ये था वैसा ही अभी तक चलता आ रहा है। तो किसी भी तरीके का इसमें बदलाव आज तक हुआ भी नहीं है। और हमें पता है कि देखो समय बदल गया है, और समय बदल गया है तो बदलते समय के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उन्हें भी बदलना पड़ता है, जिससे कि उनकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो बनी रहे। और अगर हम देखें तो इसमें कोई भी देखो, अब जो 5 मेंबर हैं उसमें से मान लो कि यूएस है जो कि नॉर्थ अमेरिका को रिप्रेजेंट कर दे रहा है, ठीक है। लेकिन लैटिन अमेरिका है, मतलब जो साउथ अमेरिका, वहाँ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है उसमें। उसके अलावा जो आपका एशिया की बात करें हम, तो एशिया में चाइना है जो कि एक रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी इतने बड़े एशिया में और कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो रिप्रेजेंटेशन की बहुत कमी है। और जो यूरोप है वो क्या कर रहा है, वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन ले रहा है अपने नंबर के हिसाब से, मतलब 5 में से 3 देश तो यूरोप के ही हैं। तो ये एक इसमें बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इसमें बदलाव की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरा जो इसका रीज़न है क्यों बदलाव करना चाहिए, कि भाई लैकुना इन इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, मतलब कोई भी जो कोई भी मतलब कह लीजिए रिजोल्यूशन है या फिर कोई मान लो प्रस्ताव है, अगर हम उसको लागू करवाना है तो उसमें बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हमें क्या है, कुछ हमें एक ऐसा सेटअप बनाना पड़ेगा, ऐसा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि जो भी रिजोल्यूशन जो पास हो रहे हैं उसको अच्छी तरीके से क्या कर सकें, उसको इन्फोर्स करा सकें, उसको लागू करा सकें, ठीक है। जैसे कि हम बात करें कि अभी क्या है कि रशिया ने जब यूक्रेन पे मतलब हमला किया, तो उसमें यूनाइटेड नेशन का आप रेस्पॉन्स देखेंगे तो बहुत ही हल्का सा ही रहा है। मतलब कोई उस अब देखेंगे तो जैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, यूएनजी है, उन्होंने किया है, उन्होंने क्या किया है कि एक नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशंस दी हैं, मतलब वो बाइंडिंग ही नहीं है कि भाई रशिया को बोल दिया है कि भाई वॉर नहीं होना चाहिए और वो, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि भाई अगर तुम नहीं करोगे तो हम तुम पे सैंक्शन लगाएंगे या कुछ भी है, इस तरीके से कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो मान लो कि उन्होंने रिकमेंडेशन दे दी, तो इन्फोर्समेंट के लिए उन्होंने किया तो है, लेकिन उसमें कमी है कि वो इन्फोर्स पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो ये है। तो इसमें क्या है कि आपको सिर्फ ये बोल देना कि भाई ऐसा कर लो, इसके बजाय आपको उसको क्या करना चाहिए, बाइंडिंग करना चाहिए कि भाई ये माननी माननी है तुम्हें ये रिकमेंडेशन। उसके अलावा इसमें क्या है कि अगर ना माने तो प्यूनिटिव मेजर्स लेने चाहिए, जो कि बिल्कुल इस समय तो एब्सेंट है, मतलब इस समय कोई इसी तरह की पनिशमेंट या पेनल्टी नहीं लगाई जाती अगर वो रिकमेंडेशन नहीं मान रहे हैं तो। फिर तीसरा जो है कि चेंजेस इन रोल, जो रोल हैं मतलब जो भूमिकाएं हैं वो बदल चुकी हैं। हम देखें कि जिस तरीके से जो यूएन और यूएनएससी है, इन्होंने जो इश्यूज़ को डील किया है पिछले 75 सालों में, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डाइवर्सिफाइड थे, मतलब अलग अलग क्षेत्र के थे, जैसे जैसे कि पीस बिल्डिंग हो गया, या फिर कॉन्फ्लिक्ट का प्रिवेंट करना हो गया, या फिर नॉन प्रोलिफरेशन है जो कि न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में हम देखते हैं, काउंटर टेररिज्म हो गए, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस। तो इन सब मामलों में क्या किया है, उन्होंने डाइवर्सिफाइड तरीके से काम किया है। अब लेकिन हुआ क्या है ना कि आज के समय क्या है, जो रियलिटीज़ हैं ये उसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, मतलब आज की रियलिटीज़ थोड़ी अलग हैं। जैसे उस समय जो क्या था, मतलब ये जो बनी है आपकी संस्था, ये जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसके बाद की है, और उस समय जो पावर हायरार्की थी, मतलब उस समय जो बड़े बड़े महाशक्तियाँ थीं, उसके आधार पर इसमें क्या है, जो परमानेंट 5 मेंबर हैं वो बनाए गए थे। लेकिन आज के समय हम देखेंगे तो उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है दुनिया में, और भी कई सारे ऐसे देश हैं जो कि मेजर इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर बन के उभरे हैं, जैसे कि इंडिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, जापान हो गया। तो ये भी है, तो इनका भी रोल उसमें होना चाहिए जो कि हमें देखने को नहीं मिलता है, तो इसलिए भी हमें उसमें बदलाव या रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। फिर मिसयूज़ ऑफ वीटो पावर,
तो मैंने बताया कि वीटो पावर क्या होती है कि अगर इन परमानेंट 5 देशों में से किसी एक ने भी अगर उसको वीटो कर दिया किसी भी डिसीजन को, तो डिसीजन वो वहीं के वहीं ख़त्म हो जाता है, वो आगे बढ़ता ही नहीं है। तो इसमें क्या है कि कई बार देशों ने, जो परमानेंट मेंबर्स हैं, उन्होंने इसका मिसयूज़ किया है इस वीटो पावर का। कैसे कि उन्होंने जो है जो प्रोजेक्ट हैं, जो मतलब जैसे गवर्निंग कैपेसिटी जो है इसकी यूएनएससी की, उसको एक तरीके से रोका है, उसको स्टॉल किया है। कैसे किया है कि जो परमानेंट 5 मेंबरों ने क्या किया है कि जो अपनी नेशनल एजेंडा है, मतलब जो उनके देश के लिए जो बढ़िया है, उन मामलों में उन्होंने वोट किया। और जो जहाँ कहीं लिख रहा है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई उनके देश के लिए कोई चीज़ ठीक नहीं हो सकती, तो वहाँ वो सीधे वीटो कर देते हैं। भले ही वो दुनिया के लिए प्रॉब्लम करे वो चीज़, लेकिन अगर उनको अपना उसमें एजेंडा उनका नहीं चल रहा है तो वो उसको क्या करते हैं, वीटो लगा देते हैं। जैसे कि हम बात करें कि रशिया ने क्या किया, जब जैसे यूक्रेन के ऊपर रिजोल्यूशन लाया गया यूएनएससी में, तो रशिया ने वीटो कर दिया। ठीक है, तो क्योंकि रशिया क्या है, एक परमानेंट मेंबर है, तो वो वीटो कर सकता है, तो उसने वीटो कर दिया। या फिर जो चाइना है, अब देखोगे कि इंडिया क्या कर रहा है, पाकिस्तान में जो बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट हैं जिनको इंडिया चाह रहा है कि भाई उनको यूएनएससी के द्वारा उनको ब्लॉक लिस्ट कर दिया जाए, मतलब उनको टेररिस्ट का दर्जा दिला दिया जाए। लेकिन चाइना ने कई बार ऐसा किया है कि उसमें वीटो कर दिया है। मतलब इंडिया ने जो प्रपोजल दिए कि भाई ये तो टेररिस्ट है, ये 26/11 और इन सब टेररिस्ट जो हमारे यहाँ घटनाएं हुई उनमें शामिल थे, तो चाइना वीटो कर देता है उसको। तो ये भी है। तो इस तरीके के इश्यूज़ हैं जिसमें कि वीटो पावर का मिसयूज़ किया जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि हर्डल्स इन रिफॉर्म्स, मतलब ये जो रिफॉर्म हम जो करने की बात कर रहे हैं, कि जो बदलाव की बात कर रहे हैं, इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं। वो दिक्कतें क्या दिक्कतें आ रही हैं, वो दिक्कतें देखते हैं। तो पहला तो ये है कि भाई रिक्वायर ह्यूज सपोर्ट। मतलब देखो सीधी सी बात है, यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो 193 देश हैं, और इस तरह की बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो संस्था होती हैं, वो जो हैं चलती हैं कॉन्सेंसस पे, मतलब एक दूसरे से मिलजुल के बातचीत पे ही वो ऑर्गेनाइजेशन चलती हैं। अब इसमें क्या है, बड़ा सपोर्ट चाहिए। किसी भी तरह का बदलाव करना है तो कम से कम 2/3 बहुमत तो आपके पास होना चाहिए, 2/3 सपोर्ट होना चाहिए देशों का। मतलब जो जितने भी देश हैं टोटल, उनमें से कम 2/3 को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा किसी रिफॉर्म को, तब वो रिफॉर्म क्या होगा, वैलिड होकर वो लागू हो पाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई अगर रिफॉर्म की बात करें, तो उसमें जो 2/3 जो मेंबर हैं उनको तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो P5 मेंबर हैं, मतलब जो परमानेंट 5 कंट्रीज़ हैं, उनको भी करना पड़ेगा। और ये हमें पता ही है कि जो परमानेंट 5 कंट्रीज़ हैं वो मतलब किसी भी हद तक उतनी ज़्यादा फेवर में नहीं है कि किसी भी तरीके का रिफॉर्म लाया जाए। क्यों? क्योंकि वो तो चाहते हैं कि स्टेटस को बना रहे, मतलब जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे, क्योंकि उसमें उनका फ़ायदा है। अगर मान लो और देश आते हैं उसमें परमानेंट 5, मतलब परमानेंट मेंबरशिप में, तो क्या होगा, उससे उनका जो वर्चस्व है वो कम होगा, और दूसरे देशों को क्या मिलेगा, वीटो मिलेगा। तो इसलिए वो तो उसको ज़्यादा सपोर्ट करते नहीं है। तो इसके लिए हमें सपोर्ट जो है जुटाना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए। तो ये एक दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से रिफॉर्म्स नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा जो है लैक ऑफ कंसेंसस, वही वाली बात है कि भाई ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंसेंसस के बेस पे काम चल रहा है कि भाई सब मिलजुल के डिसीजन लेते हैं, तो कंसेंसस ही नहीं बन पा रहा है। ठीक है, जैसे कि जो काउंसिल है इसको एक्सपेंड किया जाना चाहिए, ये तो ठीक है, चलो इसके ऊपर तो कंसेंसस एक आम तौर पे आज के समय बन चुका है कि हाँ भाई एक्सपेंड तो होना चाहिए काउंसिल। लेकिन इस बात पे डिसएग्रीमेंट है कि भाई उसका क्या क्या पार्टिकुलर्स होने वाले हैं, मतलब अगर होगा तो कितनी पावर होगी, वीटो मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सब बातों पे आज भी वो बना हुआ है। उसके अलावा जो यूएन चार्टर है वो ये बताने, मतलब अभी तक वो ये नहीं प्रोवाइड कर पाया क्राइटेरिया कि भाई परमानेंट मेंबर बनने के लिए क्या क्या चाहिए, मतलब क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लम है, तो इस पर कोई कंसेंसस नहीं है। तीसरा जो है कि इसमें हर्डल जो आ रही है वो ये आ रही है कि लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम P5। परमानेंट 5 मेंबर का सपोर्ट मिलना तो सबसे ज़रूरी है, अगर किसी एक ने भी सपोर्ट नहीं किया तो क्या है, फिर तो रिफॉर्म हो ही नहीं पाएगा। तो पाँचों के पाँचों जो मेंबर हैं उनका सपोर्ट अभी हाल फिलहाल नहीं है। ठीक है, जैसे कि यूएस जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपना कंसर्न, मतलब अपनी चिंता जताई है कि भाई ज़्यादा इसकी जो मेंबरशिप को बढ़ाने से क्या होगा, जो इसकी इफेक्टिवनेस है वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, वैसा उनका मानना है। ठीक है, और जैसे कि वीटो पावर है, अगर वो और देशों पे जाएगी तो उससे भी क्या प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो इस तरीके के अलग अलग सबके अपने अलग अलग मत हैं। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं। अब देखो ये देखिए आप, यूनाइटेड नेशन, यूएन मेंबर्स एंड यूएनएससी मेंबरशिप, ये आप ध्यान से देखिए कि 1945 में जब ये ऑर्गेनाइजेशन बना, मतलब यूनाइटेड नेशंस बना, तब 5 परमानेंट मेंबर हुआ करते थे, 11 जो हैं
मतलब टोटल मतलब नॉन परमानेंट मेंबर और परमानेंट मिला के जो सीट्स हैं वो 11 थी, मतलब 5 परमानेंट और 6 नॉन परमानेंट। और टोटल जो मेंबर स्टेट्स थी वो 51 थी। लेकिन धीरे धीरे आप देखिए, आज अगर 2022 के समय की हम बात करें तो 5 जो परमानेंट मेंबर थे वो वैसे के वैसे ही बने हुए हैं, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं बढ़े उसमें। जो टोटल मेंबर से मतलब जो नॉन परमानेंट मेंबर भी मिला दिया जाए तो 15 हो गए अब, मतलब 4 बढ़ गए पहले से 1945 के कंपैरिजन में। लेकिन जो आप देखिए यूनाइटेड जो नेशन की जो मेंबर स्टेट्स हैं, मतलब जो मेंबरशिप है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हुई है। 1945 में जो 51 देश थे जो कि मेंबर थे यूनाइटेड नेशंस के, वो बढ़कर कितने हो गए, 193 हो गए। लेकिन इसके साथ ही हमारी जो परमानेंट मेंबरशिप है वो नहीं बढ़ी है। तो ये क्या है, प्रॉब्लम की बात है ही है। अच्छा, जो रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, जो चेंजेस लाने की हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, इसके लिए कुछ प्रपोजल्स भी लाए गए हैं। तो प्रपोजल्स क्या क्या है, जैसे कि पहला हम देखें जी4 एक ग्रुप है जिसमें जापान, जर्मनी, इंडिया और ब्राज़ील आते हैं। तो उन्होंने क्या रिफॉर्म सुझाया कि भाई इसकी जो मेंबरशिप है उसको 25 कर दिया जाए बढ़ाकर, जो अभी 15 की है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि वो कह रहे हैं कि भाई 6 नए परमानेंट मेंबर जोड़े जाएं, मतलब 4 तो जी4 वाले ये जो हैं और 2 कोई अफ्रीकन कंट्रीज़ ले लो, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में से, ठीक है। और एडिशनल क्या है, 3 इलेक्टेड सीट बढ़ाई जाए, मतलब ये प्रपोजल्स हैं जी4 वालों के। फिर यूनाइटिंग फॉर कॉन्सेंसस कोalition और यूएफसी, अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, ये इटली के द्वारा चलाया हुआ एक ग्रुप है जो क्या बात करता है, जो जी4 जो चाह रहा है उसको मतलब काउंटर करता है, मतलब वो उसके खिलाफ बोलता है। और ये क्या बोलता है कि 25 मेंबर की काउंसिल के लिए ये भी बात करता है। लेकिन ये क्या है, ये कह रहा है कि विच वुड बी अचीव्ड बाय एडिंग नो परमानेंट मेंबर्स टू काउंसिल, मतलब बढ़ा लो मेंबर से बढ़ा लो लेकिन परमानेंट मेंबर्स ना बढ़ाओ, वो परमानेंट मेंबर उतने ही रहेंगे जितने हैं, ठीक है। फिर एजुलविनी जो कॉन्सेंसस है, जो कि अफ्रीकन ब्लॉक मतलब जो अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है, वो ये कहता है कि भाई 2 परमानेंट सीट और 2 एडिशनल इलेक्टेड सीट जो हैं अफ्रीका के लिए, वो बात करता है। और जो मतलब वही कि जो परमानेंट जो मेंबर्स होंगे उनको वो सारे राइट्स, प्रिविलेज और वो सब मिले। फिर एक L69 ग्रुप है, वो बोलता है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको बढ़ाओ और उसमें दोनों परमानेंट और नॉन परमानेंट कैटेगरी के जो मेंबर्स हैं वो बढ़ने चाहिए, ठीक है। और जो नए परमानेंट मेंबर जो आएंगे उनको भी वही वीटो पावर उनके पास भी होनी चाहिए जो आज के समय जो परमानेंट 5 मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके पास हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि रिफॉर्म्स के लिए क्या क्या अभी चल रहा है। अब हम देख लेते हैं कि वे फॉरवर्ड मतलब क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन को, यूनाइटेड नेशंस को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। पहला तो ये है कि एक्सपेंशन ऑफ यूएन, के देखो ये तो करना ही पड़ेगा, आपको मेंबरशिप बढ़ानी पड़ेगी, ये तो मतलब नीड ऑफ द टाइम है। अगर सिक्योरिटी जनरल की बात करें हम यूनाइटेड नेशंस की, तो उन्होंने भी रिकमेंड किया है कि भाई रिफॉर्म कर जो होने चाहिए ना, वो मेन जो है 3 पिलर पे होना चाहिए। पहला जो यूएन डेवलपमेंट सिस्टम है, दूसरा पीस एंड सिक्योरिटी जो शांति और जो सुरक्षा वाली बात है उसके लेवल पे, और तीसरा जो है मैनेजमेंट के लेवल पे, ठीक है। तो ये इनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। और क्या है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है, परमानेंट मेंबरशिप मतलब परमानेंट मेंबरशिप को मिला के उसको क्या करना चाहिए, इनलार्ज करना चाहिए, ठीक है। और किस तरीके से कि रीजनल रिप्रेजेंटेशन बढ़े, जैसे कि आज के समय हम देख रहे हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से कोई नहीं है तो वहाँ से क्या हो, कोई मतलब रिप्रेजेंटेशन आए, लैटिन अमेरिका से आए, तो इस तरीके से क्या होना चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस का। दूसरा जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, मतलब जो प्रोसीजर जो हम यूज़ मतलब उसमें चल रहे हैं, जो प्रोसीजर से हम वहाँ पे काम करते हैं, उसको भी हमें क्या करना चाहिए, उसको चेंज करना चाहिए। जो रिफॉर्म्स हैं उसके साथ उसको भी चेंज करना चाहिए प्रोसीजर्स को, जिससे कि और ज़्यादा क्या हो सके, उसका मतलब उसमें और ज़्यादा फंक्शनिंग में इफ़ेक्टिवनेस आ सके, ठीक है। फिर तीसरा फोकस ऑन कोर इश्यूज़ जो हैं उस पे हमें क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। जैसे आज के समय की जो बड़ी समस्याएं हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए, तो उस पे हमें फोकस करना चाहिए। फिर इन्फेक्शियस डिसीज़ हैं, ठीक है, उसके अलावा मतलब जैसे कोविड-19 और इस तरीके की जो डिसीज़ हैं उन पे हमें फोकस करना चाहिए। और न्यूक्लियर वेपन्स एक बहुत बड़ा थ्रेट है, उस पे हमें फोकस करना चाहिए। तो इन पे हमें क्या करना चाहिए, इन कोर इश्यूज़ पे हमें फोकस करना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा एक परमानेंट कोऑर्डिनेटिव प्लेटफॉर्म बनाया जाए और उस वो क्या किया जाए, उसको इंटीग्रेट किया जाए और दूसरी जो एजेंसीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ। और फिर आखिरी ये है कि हमें क्या करना चाहिए, डिजिटल कोऑपरेशन बढ़ाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आज के समय देखेंगे तो डेटा जो है ना, जो डेटा है वो एक मेजर इकोनॉमिक एसेट है। मतलब डेटा की मदद से तुम क्या कर सकते हो, मतलब अलग अलग तरीके से तुम उसको यूज़ कर सकते हो। तो उसको अच्छे तरीके से यूज़ किया जाना चाहिए, डाटा का कोलेबोरेशन करने के लिए मतलब फ्रेमवर्क बनाया जाना चाहिए,
जिससे कि हम और ज़्यादा अच्छी तरीके से जो कोविड-19 की जो रिकवरी का जो टाइम है पोस्ट कोविड-19 उसको और अच्छे से कर पाएँ, या फिर जो हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल हैं, ठीक है, तो उनको हम और ज़्यादा अच्छे से क्या कर सकें, अचीव कर पाएँ। तो उसके लिए हमें डिजिटल कोऑपरेशन बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया। अब जो अगला टॉपिक है वो है G20 बाली डिक्लेरेशन। बाली आपको पता ही है इंडोनेशिया की एक सिटी है बाली। तो अब क्या है कि जो इंडोनेशिया है उसके पास क्या थी, इसकी प्रेसिडेंशिप मतलब जो प्रेसिडेंटशिप जो थी वो किसके पास थी, इंडोनेशिया के पास थी। तो उसमें क्या है, जो उसकी जो 70th जो समिट हुई G20 की, वो कहाँ पे हुई थी, वो बाली में हुई थी। और उसके बाद क्या किया गया, बाली डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया, ठीक है। उसमें क्या है, तो और आगे देखें न्यूज़ में, तो जो G20 जो हुई वहाँ पर इंडोनेशिया में, उसका जो मोटो जो था, जो थीम कह लीजिए आप, वो क्या था कि रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, ये वहाँ उसका मोटो था। और इसी में क्या हुआ कि जो इंडिया ने क्या किया है, जो G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो क्या की है, वो इंडोनेशिया से ली है। मतलब आप देखेंगे तो 1 दिसंबर 2022 से जो प्रेसिडेंसी है वो इंडोनेशिया से किस पर आ गई, इंडिया पर आ गई। अगर हम देखें कि की हाइलाइट्स क्या है, मतलब जो बाली डिक्लेरेशन है 2022, इसकी अगर हम मेन मुख्य बातें देखें तो वो क्या है। पहली बात तो ये है कि इसमें जो ग्रुप है पूरा G20 उसने क्या किया है, अपने जो डिफरेंसेस हैं उसको हाईलाइट किया है यूक्रेन वॉर को लेके, कि जो रशिया ने जो यूक्रेन पे जो वॉर जो छेड़ रखा है उसके ऊपर सब ने क्या किया है, अपने अपने मत दिए हैं, ठीक है। और ये बोला है कि भाई मतलब रशिया से ये बोला है कि उनको क्या करना चाहिए, रशिया को तुरंत ही यूक्रेन से अपने आप को हटा लेना चाहिए। तो ये हुई एक बात। दूसरी बात ये है कि इस ग्रुप ने अश्योर किया है, मतलब ये पूरी भरोसा दिया है कि ये कमिटेड हैं ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए। मतलब जो ग्लोबल जो फूड सिक्योरिटी है, जो खाने पीने की जो सुरक्षा है, मतलब जो उसकी मतलब कमी ना पड़े, वो प्रॉपर तरीके से अवेलेबल हो, उसको सिक्योर रखने के लिए इस ग्रुप ने क्या किया, अपना कमिटमेंट दिया है। जैसे कि आप देखोगे कि बहुत ही बड़ा मतलब एक मेन जो इनिशिएटिव जो है वो था ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। मतलब ब्लैक सी आपको पता है, जो कि रशिया और यूक्रेन वो दोनों के लिए कॉमन है, और ब्लैक सी के थ्रू ही मतलब यूक्रेन और रशिया का जो एक्सपोर्ट्स हैं वो जाते हैं, ठीक है, ब्लैक सी से होते हुए मेडिटेरेनियन सी, और वहाँ से फिर यूरोप और एशिया सब जगह वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो हुआ क्या कि जब ये रशिया ने यूक्रेन पे वॉर छेड़ा, तो ब्लैक सी क्योंकि रशिया कंट्रोल कर लेता है, तो उसने क्या कर दिया, वहाँ से एक्सपोर्ट जाने को मना कर दिया। तो जिससे क्या हुआ, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी थ्रेट आ गया। मतलब जो वर्ल्ड का जो हमारा जो ग्लोबली जो फूड सिक्योरिटी है ना, उसका एक बड़ा हिस्सा मतलब कौन कंट्रोल करता है, मतलब यूक्रेन से आपको पता है फूड ग्रेन्स जो हैं पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करे जाते हैं। लेकिन अगर वो उसको ब्लॉक कर दे रशिया, तो जो फूड सिक्योरिटी है वो खतरे में आ जाती है दुनिया की। तो इसीलिए ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव जो है मतलब किया गया चालू, जिसको क्या है, टर्की और यूनाइटेड नेशन इसने ब्रोकर किया था रशिया के साथ। मतलब इन्होंने रशिया के साथ बातचीत करके इसको चालू किया था, मतलब लागू किया था। इसमें ये हुआ था कि MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ रशिया और UN सेक्रेटेरिएट के बीच में, जिसमें जिसमें क्या हुआ कि रशिया ने क्या किया, रशिया ने अलाउ किया कि जो एक्सपोर्ट हैं वो रशिया और यूक्रेन से क्या होंगे, मतलब बाहर किए जा सकते हैं। जिसमें फूड प्रोडक्ट्स आपके शामिल हैं, जैसे कि फूड ग्रेन्स हो गए, फर्टिलाइज़र्स आपको पता है रशिया एक बड़ा मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्री है फर्टिलाइज़र्स का। तो ये सब क्या है कि इससे क्या हो सके, आराम से जो एक्सपोर्ट है इन चीज़ों का हो सके, और जो टेंशन है उस रीजन में वो क्या हो सके, कम हो सके थोड़ी। तो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव इसके लिए ज़रूरी है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, ये तो बहुत ज़रूरी है। फिर देखते हैं कि ये जो ग्रुप है इसने क्या किया, मतलब इसने जो है वेलकम किया कि भाई जो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन है उसको, उसकी जो चीज़ें हैं तो उसके जो प्रोविजंस हैं उसको वेलकम किया इस ग्रुप ने, ठीक है। जो एक फ़ंड बनाया गया था द पेंडेमिक फ़ंड, मतलब फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड फॉर पेंडेमिक, PPR, जिसको वर्ल्ड बैंक ने होस्ट किया था। तो इस ये जो और है मतलब G20 जो समिट हुई बाली में, वो उसमें क्या किया, उन देशों ने अपलोड किया, मतलब तारीफ़ करी इसकी पेंडेमिक फ़ंड की, ठीक है। तो ये बात हो गई बाली डिक्लेरेशन की। अब हम देख लेते हैं कि नीड फॉर रिफॉर्म्स इन अदर मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, मतलब रिफॉर्म्स की क्या ज़रूरत है। और अगर हम बात करें दूसरे इंस्टीट्यूशंस की, पहला तो ये है कि वेस्ट डोमिनेटेड, मतलब आप देखोगे कि जो ज़्यादातर जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे ना आपको, जो संस्थाएं मिलेंगी, वो कहाँ हैं, वो मतलब क्या है, वो ज़्यादातर वेस्ट मतलब जो यूरोप और जो अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा, मतलब उनका उसमें ज़्यादा डोमिनेशन रहता है, मतलब उनकी उसमें ज़्यादा क्या रहती है, भागीदारी रहती है।
जिसकी वजह से क्या होता है कि जो यूरोप और अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं वो उसको ज़्यादा फैलाने में काम करते हैं। जैसे कि आप आईएमएफ की बात करो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है एक मेन ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो उसकी अगर हम बात करें तो वो क्या करती है, वो फंड देती है, वो देशों को फंड देती है जब उन्हें ज़रूरत होती है, लेकिन उसके साथ शर्तें भी रखती है कि भाई तुम्हें अपना जो ट्रेड है वो लिबरलाइज करना पड़ेगा। मतलब उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, मतलब वो एक तरीके से वो कहते हैं कि भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है, जो पूंजीवाद है, उसको बढ़ावा देने की वो बात करते हैं। तो ये किसके इंटरेस्ट हैं, ये भाई वेस्ट के ही तो इंटरेस्ट हैं। वेस्ट जो है, जो अमेरिका है, जो यूएसए है, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आईएमएफ जैसी, ये भी दूसरे देशों को ये पहले मतलब मजबूर करते हैं कि भाई पहले तुम अपने अंदर चेंजेस करो, प्राइवेट जो एंटरप्राइज है उनको बढ़ावा दो, लिबरलाइजेशन करो, ठीक है। और तो ये जब करोगे तब हम आपको फंड देंगे। तो ये क्या है, जो वेस्ट की जो आइडियोलॉजी है कैपिटलिज्म की, उसको बढ़ावा देती हैं। दूसरा क्या है, प्रोसीजरल इश्यूज़ हैं। प्रोसीजर में इश्यूज़ हैं, जैसे कि जिस तरीके से डिसीजंस लिए जा रहे हैं या फिर डिसीजंस को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसमें, जैसे कि हम देखते हैं कि ज़्यादातर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनमें किसी भी तरीके का आपका अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही और जो ट्रांसपेरेंसी है, मतलब जो पारदर्शिता है और जो जवाबदेही है, उसके किसी भी तरह के आपको स्टैंडर्ड्स कुछ मिलेंगे नहीं, ठीक है। मतलब वो बड़ा ही ओपेक सिस्टम है। तो ये इसमें क्या है, ये प्रोसीजरल इश्यूज़ हैं। जैसे कि हम बात करें अभी कोविड-19 जो था, उसमें क्या था कि हमको सबको पता है कि भाई चाइना से उसका ओरिजिन हुआ। लेकिन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है डब्ल्यूएचओ, हम देखते हैं कि जब डब्ल्यूएचओ की जो इन्वेस्टिगेशन जो हुई, उसमें उन्होंने बड़ा ही मतलब वो बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस थी, मतलब उसमें मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं थी किसी भी तरह की, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन थी उसमें। तो ये क्या दिखाता है, ये प्रोसीजरल जो दिक्कतें हैं, जो प्रोसीजर को लेकर दिक्कतें हैं, वो उसको दिखाता है। फिर बैकलैश अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन। हमें पता है ग्लोबलाइजेशन क्या है, एक ऐसा फिनोमेना जिसमें सारे जो कंट्रीज़ हैं दुनिया के, वो आपस में जुड़ गए हैं, उनकी मार्केट जुड़ गई आपस में। लेकिन हाल फिलहाल में क्या हो रहा है, उसके खिलाफ चीज़ें हो रही हैं। मतलब ग्लोबलाइजेशन की जगह डी ग्लोबलाइजेशन का एक ट्रेंड हमें हाल फिलहाल के समय में देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ब्रेग्जिट की बात करें, ब्रेग्जिट क्या है, ब्रिटेन एग्जिट, मतलब ब्रिटेन ने जो यूरोपियन यूनियन जो है उससे जब एग्जिट किया उसको हम बोलते हैं ब्रेग्जिट। आपको पता है कि ब्रिटेन जो है यूनाइटेड मतलब जो यूरोपियन यूनियन था उसका एक मेंबर था, ठीक है। लेकिन पिछले मतलब साल में क्या हुआ कि जो ब्रिटेन है उसने क्या कर लिया, जो यूरोपियन यूनियन से क्या कर लिया, एग्जिट कर लिया। तो ये क्या है, तो ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ ही है ये एक तरीके से, ठीक है। उसके अलावा ट्रेड वॉर्स जो चल रही हैं नेशंस के बीच में, जैसे कि अब यूएस चाइना ट्रेड वॉर की बात करें हम, तो वो क्या है, वो भी ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ हैं। उसके अलावा जो दोहा राउंड है उसमें डेडलॉक हो जाना, ठीक है, या फिर जो अब हमें पता है कि जो WTO है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या करती है, वो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देती है, वो फ्री ट्रेड को बढ़ावा देती है कि भाई देशों के बीच में जो व्यापार है वो बहुत ही सुगमता से होता रहे। लेकिन हमने देखा कि यूनाइटेड जो स्टेट्स है, यूएसए है, जब ट्रम्प प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने जो इसकी जो WTO की जो एपेलेट बॉडी है ना, जहाँ पे मतलब अपील कर सकते हो आप किसी भी डिस्प्यूट को लेकर, उसमें अपॉइंटमेंट्स होना था जजेस का, उसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो डिस्प्यूट सेटलमेंट जो बॉडी है उसमें उसका क्या होगा, पैरालिसिस हो गया। मतलब जो डिस्प्यूट जो हैं, जो दिक्कतें जो आ रही हैं, वो क्या है, वो सेटल नहीं हो पाएंगी। तो ये क्या है, ये ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ हमें क्या देखने को मिलता है, बैकलैश हमें देखने को मिलता है। फिर फंडिंग गैप। फंडिंग गैप क्या है कि देखो मल्टीलेटरल जो ऑर्गेनाइजेशन ये तो हैं, लेकिन ये क्या है, अपना धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इनमें जो फंडिंग है उससे ये क्या हो रही है, वो फंडिंग इन पे कम होती जा रही है। तो ये एक ट्रेंड हमें देखने को मिलता है मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम G20 की बात कर रहे थे, थोड़ा अब G20 ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। तो देखो G20 ग्रुप में क्या 20 देश आते हैं। कौन कौन से 20 देश हैं, ये सारे आपके सामने स्क्रीन के सामने आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इंडिया G20 का पार्ट है, और इंडिया के पास इस समय क्या है, प्रेसिडेंसी है किसकी, G20 की। आज के समय जो प्रेसिडेंट है वो G20 है, G20 का वो इंडिया है, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा ये है क्या, ये ग्रुप, तो ये क्या है कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए एक फोरम है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन मतलब जो आपके जो अर्थव्यवस्था के मामले में हम जब बात करें, व्यापार के मामले में जो हम बात करें, तो उसके मामले में क्या करता है ये, कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन इसमें हम करते हैं देश मिलकर। उसके अलावा ये क्या है, ये 1999 में फाउंड हुआ था, ठीक है। कब, देखो हमें पता है एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जो 1998 में हुई थी, जिसमें हमें पता है कि एशिया में क्या हुआ था, बहुत ही तगड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, ठीक है। तो उसके बाद इसको फाउंड किया गया 1999 में।
और किस तरीके से मतलब फाइनेंस मिनिस्टर और जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं उन्होंने किया है इसको इकोनॉमिक और जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करने के लिए। इसकी जो समिट है वो क्या होता है, वो एनुअली होती है, मतलब हर साल समिट होती है इसकी। और इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेटिंग है, मतलब जो इसकी जो लीडरशिप है वो मतलब देशों से देश में वो चेंज होती रहती है। मतलब आज किसी देश पे तो मतलब अगले साल दूसरे देश पे होगी, इस तरीके से। इसका कोई सेक्रेटेरिएट परमानेंट सेक्रेटेरिएट है नहीं, ठीक है। किस तरीके से फिर काम करता है बिना सेक्रेटेरिएट के ये, तो ये जो ट्रोयका है जो है, जो ट्रोयका है इसके बेसिस पे काम करता है। ये ट्रोयका है क्या चीज़ है, ये एक तरीके का ये 3 जो कंट्रीज़ हैं उनका एक ग्रुप होता है। कौन कौन सी 3 कंट्रीज़, एक तो वो जिसके पास हाल फिलहाल में उसकी प्रेसिडेंसी है, ठीक है, उस ग्रुप की G20 का जो मतलब आज के समय का प्रेसिडेंट है वो, इससे पिछला जो था वो, और इससे अगला जो होगा मतलब अब जो है उससे अगला वाला जो होगा वो, जो 3 देश हैं वो तीनों मिला के क्या बनाते हैं, ट्रोयका बनाते हैं, ठीक है। अगर हम अभी की बात करें तो अभी इस ट्रोयका में कौन कौन आता है, तो देखो इंडोनेशिया के पास पहले थी, अब आज के समय इंडिया के पास है, अगली किसके पास जाएगी, ब्राज़ील के पास जाएगी। तो ट्रोयका के कौन कौन से मेंबर स्टेट्स हैं आज के समय, इंडोनेशिया, सॉरी हाँ यस, इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राज़ील। तो ये हो गया। इम्पोर्टेंस की बात करें तो देखो 80% जो ग्लोबल जीडीपी है वो होल्ड करती है G20 जो कंट्रीज़ हैं। 75% जो इंटरनेशनल ट्रेड है और 60% जो ग्लोबल जो पॉपुलेशन है वो ये G20 जो कंट्रीज़ हैं होल्ड करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो G20 में क्या है, 2 आपको ट्रैक मिलेंगे, फाइनेंस ट्रैक और शेरफास्ट ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक में तो वो इकोनॉमिक से जुड़ी बातें, मतलब इकोनॉमी से जुड़ी हुई बातें। और शेरफास्ट ट्रैक में क्या है, इसमें मतलब इकोनॉमी के अलावा जो और भी कोई पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल अगर कोई बात है कुछ भी है तो वो इस शेरफास्ट ट्रैक के थ्रू की जाती हैं, ठीक है। जैसे कि अब रशिया के ऊपर कमेंट करना और ये बोलना कि भाई आपको मतलब यूक्रेन से तुरंत विड्रॉ करना चाहिए, तो वो फाइनेंस ट्रैक में ना के वो शेरफास्ट ट्रैक में आएंगी। उसके अलावा इसके आउटरीच डायलॉग भी हैं, जैसे कि ये अलग अलग जैसे नॉन मेंबर्स भी मतलब इसके डायलॉग में हिस्सा लेते हैं। B20, Think20, NGOs, ये सब क्या है, डायलॉग पार्टनर एक तरीके से आप कह सकते हो। उसके अलावा G20 की प्रेसिडेंट तो देखो वही जो ट्रोयका, जो ट्रोकिया या फिर ट्रोयका जो भी आप बोलो, मतलब ट्रोयका ही बोलेंगे। तो ट्रोयका क्या है, उसकी आज के समय ट्रोयका में कौन है, तो देखो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के बाद 2022 में प्रेसिडेंसी रही थी। और इंडिया में आज के समय है तो वो 2023 में, और अगली किसके पास जाएगी, ब्राज़ील। तो ये 3 देश किसका पार्ट हो गए, इस ट्रोयका का पार्ट हो गए। इंडिया के जो G20 प्रायोरिटीज़ हैं वो क्या है, मतलब इंडिया की जो प्रेसिडेंसी में क्या प्रायोरिटीज़ रखी इंडिया ने, कि देखो ग्रीन डेवलपमेंट के हम फोकस करेंगे, क्लाइमेट फाइनेंस पे फोकस करेंगे, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जो इंडिया का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, मास इनिशिएटिव है एनवायरनमेंट के लिए, उस पर फोकस करेंगे हम। उसके अलावा एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक एंड रेजिलिएंट ग्रोथ, ठीक है, मतलब फिर इन पे, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे, ठीक है, ह्यूमन लेड डेवलपमेंट, तो ये सब इंडिया की प्रायोरिटीज़ हैं, ठीक है। फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, मतलब जो G20 की आज के समय हम बात करें तो सिग्निफिकेंस क्या है, तो पहली बात तो ये है कि ये एक तरीके से क्या है, जो इकोनॉमिक इश्यूज़ है ना इंटरनेशनल लेवल पे, उसकी एक बड़ी अथॉरिटी है। मतलब G20 क्या है, जो इकोनॉमिक जो इश्यूज़ हैं इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, उसमें एक अथॉरिटी की तरह काम करता है ये, ठीक है। तो एक मेजर रोल है इसका। जैसे कि हम बात करें कि जो ग्लोबल जो मतलब जो फाइनेंशियल जो क्राइसिस आया था 2008 का, उसमें इसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी, ठीक है, उससे बाहर निकलने में। उसके अलावा बहुत सारे जो इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनमें रिफॉर्म्स के मामले में G20 काफ़ी मतलब रिकमेंडेशन देता है। जैसे कि इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम हो गया, या फिर G20 और OECD का जो BEPS प्रोजेक्ट है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, मतलब जो टैक्स जो इरोड होता है उसके खिलाफ जो है। तो ये इस तरीके के जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं इसमें ये क्या है, एज अथॉरिटी अपना काम करता है। उसके अलावा इगैलिटेरियन ग्रुपिंग है, मतलब देखो आप G7 की बात करो तो G7 में कौन से कंट्रीज आएंगे, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। या फिर OECD की बात करो तो उसमें कैसे, वो भी एक तरीके से जो वैसे कंट्रीज़ हैं जिसमें मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ज़्यादातर। तो लेकिन ये G20 की हम बात करें, ये क्या है, इसमें हर तरीके का मिक्स आपको मिलेगा, इसमें डेवलप्ड भी हैं, डेवलपिंग भी हैं, ठीक है। तो हर तरीके के आप उसमें देश देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है, एक तरह का इगैलिटेरियन ग्रुपिंग है। फिर उसके अलावा फोकस ऑन लो इनकम कंट्रीज, इसमें क्या है, लो इनकम कंट्रीज मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। उनके लिए एनालिसिस मतलब उनको मतलब एक तरह से सपोर्ट ग्रोथ में और डेवलपमेंट में करी जाती है।
फिर उसके अलावा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए क्या है, एक बड़ा एक प्लेटफॉर्म है G20, ठीक है। तो इसमें ये अपना रोल निभाता है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया की जो G20 प्रेसिडेंसी है इसके बारे में, जो अभी इंडिया के पास है। तो देखो, जो थीम जो है इंडिया की प्रेसिडेंसी का वो है वसुधैव कुटुंबकम। हमें पता है वसुधैव कुटुंबकम मतलब कि इसका मतलब होता था होल वर्ल्ड इज़ अ वन फैमिली। तो ये इंडिया की सोच है वसुधैव कुटुंबकम की। तो ये इंडिया ने इसी को क्या रख दिया, अपना थीम रख दिया, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। और ये जो थीम है ये क्या जाता दिखाती है, ये जो इंडिया का जो लाइफ इनिशिएटिव था, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो इंडिया का जो एनवायरनमेंट को लेकर जो अपना एक प्रण है, जो एक सजगता है कि भाई एनवायरनमेंट को हमें बढ़िया बनाना है, तो वो इसको हम इसके थ्रू क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, इस ये जो प्रेसिडेंसी में क्या करेगा, इंडिया जो है करीब 200 मीटिंग्स होल्ड करेगा 50 सिटीज़ में, ठीक है। तो ये होगा इंडिया की G20 जो प्रेसिडेंसी है उसके अंदर। अब बात करते हैं वे फॉरवर्ड क्या है G20 के मामले में। तो पहला तो ये है कि एक रिवाइज्ड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब ये क्या है, एक दोबारा से जो रिवाइज्ड क्या करना पड़ेगा, हमें एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें कि आज की समय की जो क्राइसिस जो हम देख रहे हैं, जो फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई या इकोनॉमिक लेवल पे हो गई, वो उसके जो चीज़ों हैं, मतलब उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक फ्रेमवर्क बनाया जाना चाहिए। दूसरा, अवॉइडिंग इंटरनल फ्रैक्चरिंग। मतलब जो इसमें जो कंट्रीज़ हैं उसके अंदर क्या होना चाहिए, मतलब कलेक्टिव एक्शन होना चाहिए। मतलब सब साथ मिलके काम करें, एक दूसरे के बीच में किसी भी तरीके का कोई जो है मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, तो उसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। फिर इम्प्रूविंग आउटरीच, मतलब जो जो मतलब ये जो G20 देश हैं इनको क्या करना चाहिए, सिर्फ मेंबर स्टेट्स नहीं बल्कि और भी जो नॉन मेंबर स्टेट्स हैं उनको भी क्या करना चाहिए, उनके पास भी रीच करना चाहिए। और जो इकोनॉमिक जो कोलैबोरेशन है उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहिए। इसके अलावा जो हमें क्या करना है, एक स्टेबलाइज अ कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ फॉर द मेंबर्स। मतलब किसी तरह का कोड ऑफ कंडक्ट है नहीं, तो कोड ऑफ कंडक्ट भी क्या करना है, एक तरीके से लागू करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, ये इसमें हम वे फॉरवर्ड हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, इसमें जो है हमारा हाँ, तो हम चैलेंजेस ऑफ G20, मतलब चैलेंजेस देखना भूल गए थे हम, तो अभी देख लेते हैं। तो चैलेंजेस क्या हैं G20 के खिलाफ, मतलब G20 के लिए। तो पहला तो ये है कि भाई इंटरनल गवर्नेंस चैलेंज है, ठीक है। मतलब इसमें किसी तरह का कोई फॉर्मल मेंबरशिप क्राइटेरिया नहीं है कि कौन इसका मेंबर हो सकता है कौन नहीं, ठीक है। तो वो एक इसमें दिक्कत वाली बात है। दूसरा, कोई कोड ऑफ कंडक्ट है नहीं, ठीक है। मतलब कोई भी मेंबरों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है कि किस तरीके से उनको कंडक्ट करना है, किस तरीके से उनको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, प्रेजेंट करना है। और इसी की वजह से हमें देखने को मिलता है कि रशिया यूक्रेन वॉर के समय भी ये ग्रुप जो है किसी भी तरीके से क्या है, इसकी अपनी कोई से नहीं है, मतलब अपना कोई उसका कोई रोल नहीं उसमें दिख पा रहा है, क्योंकि ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट है ही नहीं है उसके मेंबर स्टेट्स के लिए। तीसरा, जो मल्टीलेटरल कमिटमेंट्स ऑन एड एंड ट्रेड आर फॉल्टरिंग। मतलब जो सब देशों का जो कमिटमेंट था एक दूसरे की मदद करने का या फिर ट्रेड को लेकर, व्यापार को लेकर, वो क्या हो रहा है, वो मतलब डगमगा रहा है एक तरीके से, ठीक है। हमें पता है जैसे यूनाइटेड नेशंस हो गया, फिर WTO हो गया, ये क्या है, ये एक समय पे जो अपना जो रोल हुआ करता था वो इनका क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये एक दिक्कत है। फिर जियो पॉलिटिकल टेंशन, हमें पता है कि भाई जो चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स हैं उनके बीच में क्या है, कंपटीशन सा चल रहा है स्ट्रेटेजिक लेवल पे, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसकी वजह से क्या होता है, जो कॉपरेशन होता है, मतलब जो मिलजुल के जो चलने की जो भावना है वो क्या होती है, वो थ्रेटन होती है, मतलब वो खतरे में आती है इस ग्रुप के अंदर। फिर कंट्रीज आर टर्निंग टू इंटरनेशनल लेंडर्स फॉर बेल आउट्स। मतलब अब जो जैसे कि G20 की हम बात करें तो उन्होंने क्या किया था, एक कॉमन फ्रेमवर्क एक इंट्रोड्यूस किया था डेट ट्रीटमेंट के लिए। मतलब जो कर्ज की जब बात आएगी तो इसके लिए इन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया था 2020 की समिट से पहले, जिसमें क्या था कि अभी तक क्या है कि 3 जो कंट्रीज़ हैं, जिसमें कि चड, इथोपिया और जाम्बिया, जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं 3, इन्होंने ही सिर्फ क्या किया है, इनको ये डेट रिलीफ मिला है इस फ्रेमवर्क के अंदर। बाकी और जो कंट्रीज़ हैं उनको किधर जाना पड़ता है, जो और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से IMF हो गई उनके पास जाना पड़ता है। तो ये एक दिक्कत है G20 के अंदर। फिर फ्रिक्शन रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर क्या है, एक तरीके का आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई जैसे कि चाइना, इंडिया, रशिया और सऊदी अरेबिया हो गए, ये क्या कर रहे हैं, ये जो कोल है उसको फेज़ आउट करने के खिलाफ बात कर रहे हैं।
जैसे कि एग्रीमेंट था जिस पे मतलब क्या बोला गया उस एग्रीमेंट में कि भाई जो कोल है उसको फेज आउट कर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या है, जो चाइना, इंडिया, रशिया और साउथ अरेबिया, इन्होंने क्या किया, इसको क्या किया, ब्लॉक किया। कब? जो 2021 में जुलाई में मीटिंग हुई थी एनवायरमेंट मिनिस्टर्स की, वहाँ पे ऐसा एग्रीमेंट पे बात चल रही थी। तो इसके लिए, तो इसको लेकर क्या है, मतलब एक तरीके का एक मत नहीं है क्लाइमेट चेंज को लेकर, ठीक है। तो उसमें दिक्कत होती रहती हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, हमने चैलेंजेस देख लिया, वे फॉरवर्ड हमने देख ही लिया था। तो इस तरीके से हमारा वो टॉपिक हो गया ख़त्म। अब अगला जो टॉपिक है वो हमारा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशनल, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक हमारा टॉपिक है। बिम्स्टेक क्या है? ग्रुपिंग है। तो पहले तो देख लेते हैं न्यूज़ में क्यों है। तो जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि हमें क्या है, आज के समय ज़रूरत है कि हमें एक बेहतर रीजनल फोरम की ज़रूरत है साउथ एशियन रीजन के लिए। जो साउथ एशिया का जो रीजन है उसमें क्या चाहिए, हमें एक और बेहतर रीजनल, मतलब जो उस कह लीजिए आप इलाके के लिए एक हमें एक फोरम की ज़रूरत है, एक स्टेज की ज़रूरत है। और अगर हम न्यूज़ की बात करें तो ये है कि जैसे कि हम देख सकते हैं कि जैसे कि दूसरे रीजनल फोरम जो थे, जैसे कि सार्क, जो साउथ एशियन जो एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन था, सार्क जिसे हम बोलते हैं, वो क्या 2014 के बाद एक तरीके से वो किसी तरह के फंक्शन में रहा नहीं, ठीक है। क्यों नहीं रहा? क्योंकि जो इंडिया और जो पाकिस्तान के बीच में जो चीज़ें चल रही थी, उसके बाद जो सार्क की जो सिग्निफिकेंस थी एक तरीके से वो ख़त्म सी ही हो गई 2014 के बाद। उसके अलावा जो फिर एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि भाई आज के समय क्या है, जो जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सार्क के अलावा कोई हमें ऑल्टरनेटिव खोजना पड़ेगा। और ये ऑल्टरनेटिव कौन प्रोवाइड कर सकता है? तो बिम्स्टेक जो ग्रुप है वही ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर सकता है। अब देखते हैं कि किस तरीके से जो बिम्स्टेक है ये बेटर है सार्क से। लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि बिम्स्टेक मतलब क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं और ये सब चीज़। तो देखो फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन। थोड़ी बड़ी है लेकिन ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। तो देखो इसमें कौन कौन से कंट्रीज आएंगे, 7 इसमें कंट्रीज आते हैं। और देखो नाम से पता लग रहा है कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, मतलब जो बे ऑफ बंगाल को जो मतलब एक तरीके से कवर कर रही हैं, मतलब उसके चारों तरफ जो देश हैं वो इसका पार्ट है, जैसे कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार एंड श्रीलंका। तो 7 इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इनका? वही ऑब्जेक्टिव्स हैं कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाना है, ठीक है, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना है, एक दूसरे की मदद करनी है। तो ये सब चीज़ें, और मतलब जो गरीबी है वो हटानी है, जो बे ऑफ बंगाल रीजन है उसमें से कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना है, ये सब इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। बिम्स्टेक की प्रिंसिपल्स की बात करें तो प्रिंसिपल्स मतलब जो इनके सिद्धांत हैं वो क्या क्या हैं कि भाई एक दूसरे की सोवरेनिटी को हम रेस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, जो संप्रभुता है उसकी रेस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे की जो ज़मीन है, जो टेरिटरी है उसकी रेस्पेक्ट करेंगे, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की रेस्पेक्ट करेंगे, उनके जो आंतरिक मामले उनमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एग्रेशन नहीं दिखाएंगे, और एक तरीके से शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो ये इसके प्रिंसिपल्स हैं। वर्किंग स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक समिट होती ही है, बिम्स्टेक की समिट होती है तो समिट है। उसके अलावा मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती हैं, फिर सेक्टोरल मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती हैं, सीनियर ऑफिशियल्स की मीटिंग होती हैं, और एक परमानेंट वर्किंग कमेटी है। तो ये इसका वर्किंग स्ट्रक्चर हो गया। इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये क्या है, जो वर्ल्ड की जो 22% जो पॉपुलेशन है वो होल्ड करते हैं बिम्स्टेक ग्रुप। उसके अलावा जो इसका जो कंबाइंड जीडीपी है वो $2.7 ट्रिलियन है। और मतलब बे ऑफ जो 1/4 ऑफ द वर्ल्ड जो ट्रेड है गुड्स का, वो क्या करता है, बे ऑफ बंगाल से हर साल क्रॉस करता है। तो ये सब इसका क्या इंपॉर्टेंस जो है बिम्स्टेक की है। अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से, अच्छा इसके अलावा एक प्रीलिम्स के लिए ज़रा एक फैक्ट और है कि जो बिम्स्टेक है ये कब फाउंड हुआ था, 1997 में फाउंड हुआ था। और किसके थ्रू? थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो आपको याद रखना है कि जो बिम्स्टेक है वो बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा ये फाउंड किया गया था 1997 में। अब हम देखते हैं कि बिम्स्टेक किस तरीके से सार्क से बेहतर है। सार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो ग्रुपिंग थी उससे किस तरीके से बिम्स्टेक बेहतर है। तो पहला तो ये है कि इंक्लूसिविटी। बिम्स्टेक क्या है, ज़्यादा इंक्लूसिव है। मतलब अगर हम बात करें तो जैसे आर्टिकल 6 जो है बिम्स्टेक का, वो ये कहता है कि अभी जो देश हैं वो तो हैं ही साथ के साथ, लेकिन समय पे ज़रूरत पड़ने पे क्या कर सकते हैं, ये नए मेंबर भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि मालदीव से, अगर मालदीव्स को हमें ज्वाइन करना है तो हम फ्यूचर में उसे ज्वाइन करवा सकते हैं, लेकिन सार्क के साथ ऐसी कोई प्रोविज़न था नहीं।
फिर दूसरा अप्रोच की हम बात करें तो बिम्स्टेक में क्या है ना, एक तरीके का जो होमोजीनियस अप्रोच है, मतलब सिमिलर सा ये अप्रोच है सब जो मेंबर कंट्रीज़ हैं कि भाई बेटरमेंट इन इकोनॉमिक एंड टेक्निकल इशू, मतलब इकोनॉमिक लेवल पे हमें क्या करना है और ज़्यादा बेहतर करना है चीज़ों को। लेकिन अगर हम बात करें सार्क की, तो वहाँ पे क्या था, पाकिस्तान था, और आपको पता है पाकिस्तान था तो इंडिया और पाकिस्तान के मामले में पाकिस्तान हमेशा क्या करता था, वो एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावटें लाता था। फिर तीसरा पॉलिसी फोकस, तो ये बिम्स्टेक है ना, ये एक तरीके से इंडिया को अगर हम देखें, इंडिया के अगर उससे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिम्स्टेक जो है जो इंडिया की जो बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ हैं, फॉरेन पॉलिसीज़, जैसे कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसके डायरेक्शन में ये काम करता है। ठीक है, मतलब उसको मतलब वो पॉलिसी को सपोर्ट करता है ये बिम्स्टेक ग्रुप। उसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट जो कनेक्टिविटी हो गया या फिर ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, ये सब क्या है, ये इंडिया की जो फॉरेन जो पॉलिसी है फोकस, वो उस पर बिम्स्टेक के साथ अलाइनमेंट होता है हमारा। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम सार्क की बात करें तो सार्क के थ्रू हम क्या करना चाह रहे थे कि इंडिया अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाना चाह रहा था सेंट्रल एशिया में, जो आपका कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो इलाके हैं, इसमें इंडिया क्या चाह रहा था कि वहाँ पे हमारी कनेक्टिविटी हो जाए। लेकिन क्या है, जो पाकिस्तान जो है हमेशा उसमें रुकावट बन के खड़ा रहता था। तो ये सार्क के मामले में देखेंगे तो बिम्स्टेक इस मामले में भी बढ़िया है। फिर बैलेंस ऑफ पावर की बात करें तो बिम्स्टेक में क्या है, दो रीजनल पावर्स हैं, जैसे कि इंडिया और थाईलैंड, तो दोनों ही अच्छी खासी पावर्स हैं जो क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस इस हम अपने इस ग्रुप में अपना डालती हैं। ठीक है, तो जिससे जो दूसरे जो छोटे देश हैं उनको उतना मतलब डर नहीं लगता कि भाई कोई एक ही देश डोमिनेंस अपनी दिखाएगा, मतलब एक ही देश अपना वो दिखाएगा अपनी पावर और वो सब चीज़। वहीं सार्क की बात करें तो सार्क में क्या था, जो दूसरे जो देश थे ना, वो एक तरीके से थोड़ा सा डरते थे या घबराते थे कि इंडिया ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि इंडिया उन सब देशों में सार्क के में ज़्यादा बेहतर था। अच्छा, सार्क में कौन कौन से देश आते थे, अगर हम इससे कंपेयर करें तो देखो, सार्क में आपका अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, ठीक है, तो ये देश उसमें आते थे। उसमें म्यांमार और थाईलैंड नहीं आते थे, जो कि बिम्स्टेक का पार्ट है। और बिम्स्टेक में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और मालदीव्स नहीं आता। मालदीव्स भी उसका सार्क का पार्ट था। तो टोटल 8 कंट्रीज़ जो हैं सार्क के पार्ट थे और टोटल 7 जो हैं इसके पार्ट हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई ट्रेड एंड डेवलपमेंट की बात करें तो जो बिम्स्टेक की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनका जो ट्रेड है वो 6% पे पहुंच गया है। ठीक है, वहीं पे सार्क का जो था एक FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बावजूद भी कितना ही था, सिर्फ 5%। तो ये है, तो उसके ट्रेड के मामले में देखेंगे तो सार्क ज़्यादा मतलब सार्क से ज़्यादा बेहतर कौन है, बिम्स्टेक है। फिर एग्जिस्टिंग रिलेशंस की बात करें तो भाई देखो, बिम्स्टेक के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं ना उनके बीच में क्या बढ़िया अच्छे रिलेशंस हैं और क्या है, फ्रेंडली रिलेशन एंजॉय करते हैं आपस में ये देश हैं। लेकिन वहीं सार्क की बात करें तो आपको पता ही है कि भाई पाकिस्तान भी है जिस ग्रुप में, तो वहाँ फिर फ्रेंडली रिलेशंस तो नहीं हो सकते। तो एक तरीके का क्या है, जो कंट्रीज़ हैं वो सफ़र करती थी, मतलब ट्रस्ट की कमी थी और एक दूसरे पे हमेशा एक सस्पिशन या फिर एक शक और वो बना रहता था, मतलब तो जो क्या है एक फेवरेबल कंडीशन नहीं थी। तो अब क्या है, अब हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ बिम्स्टेक फॉर इंडिया, मतलब इंडिया के लिए जो बिम्स्टेक है उसकी क्या मतलब अहमियत है। पहला तो ये जो कनेक्टिविटी जो लिंक है उसके मामले में अगर हम देखें तो जो ग्रुपिंग जो है ना, सॉरी जो कनेक्टिंग जो लिंक, मतलब जो ग्रुप जो है एक तरह का कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। जो इंडिया की जो प्रोमिनेंट जो फॉरेन पॉलिसी है, मतलब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी उनको कनेक्ट, ये इस ग्रुप के थ्रू वो कनेक्ट होती हैं। जैसे कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, तो देखो बिम्स्टेक में तो सारे ज़्यादातर वो क्या हैं, सब नेबरहुड देश ही हैं अपने, मतलब जो पड़ोसी देश ही हैं। तो वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इंडिया की कि भाई जो हमारे पड़ोसी हैं वो सबसे पहले आएंगे हमारे लिए, तो वो उसको सपोर्ट करती है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के थ्रू क्या था कि भाई जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ थी उनके लिए हमें क्या है, मतलब उनको हमें प्रेफरेंस देनी है। तो इसमें तो म्यांमार भी है, थाईलैंड भी है, तो ये क्या एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है ये ग्रुप। तो ये है। फिर दूसरा क्या है, ब्रिज टू द नॉर्थ ईस्ट। अब देखो नॉर्थ ईस्ट आपको पता है इंडिया का ऐसा हिस्सा है जो कि जिससे कनेक्टिविटी हमारी बहुत ही लिमिटेड है। कैसे, वेस्ट बंगाल में हम बात करें तो एक छोटा सा एक गलियार है, जैसे हम क्या बोलते हैं चिकन नेक। ठीक है, तो चिकन नेक के थ्रू हमारा क्या हो रहा है, वो इंडिया का जो मतलब हमारा ये जो मेजर हिस्सा है वो नॉर्थ ईस्ट से क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी जैसे हम बोलते हैं। तो कनेक्टिविटी की दिक्कत है, लेकिन इससे बिम्स्टेक के थ्रू क्या है, हमें कनेक्टिविटी में फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि हम बांग्लादेश और म्यांमार की हेल्प ले सकते हैं अपनी कनेक्टिविटी को और इम्प्रूव करने के लिए नॉर्थ ईस्ट के साथ। कैसे,
जैसे कि एक प्रोजेक्ट है जिसको हम कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि इसमें क्या है, जो इंडिया का जो मतलब जो कोलकाता जो पोर्ट है, वहाँ से हम शिप्स के थ्रू कहाँ जाएंगे, म्यांमार का कलादान मतलब पोर्ट है वहाँ पर। म्यांमार में फिर क्या करेंगे, एक मतलब फिर म्यांमार से क्या होगा, वो इंडियन बॉर्डर पे लेके जाया जाएगा वो जो भी मतलब चीज़ें हैं। और उसके बाद क्या है, इंडियन बॉर्डर से सीधे हम नॉर्थ ईस्ट में कनेक्ट कर जाएंगे। तो मतलब म्यांमार के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, जो है अपनी कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट के साथ और इम्प्रूव कर रहे हैं इस कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के मतलब उससे वजह से। दूसरा जो है ये किसमें, इससे क्या होगा, जो इंटरनल स्ट्राइफ है नॉर्थ ईस्ट में, मतलब हमको पता है कि भाई नॉर्थ ईस्ट में क्या इंसर्जेंसी की एक समस्या है, और वहाँ बहुत सारे ऐसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं कि भाई जो नॉर्थ ईस्ट में एक तरीके से शांति का माहौल के खिलाफ काम करते हैं। और वो क्या करते हैं, तो भाई जब इंडिया में जब उनके खिलाफ जब मतलब वो चलाते हैं हम ऑपरेशंस, तो वो क्या करते हैं, दूसरे देशों में भाग जाते हैं, नेबर्स कंट्रीज़ में, जैसे कि बांग्लादेश में चले जाते हैं, म्यांमार में चले जाते हैं। तो जब इनके साथ हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे, और तो वो उनके लिए जो छुपने का जो घर बन जाता था उन इंसर्जेंट्स के लिए, वो ख़त्म होगा। फिर ये क्या करेगा, ये ब्लू इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, ठीक है। जैसे बे ऑफ बंगाल जो रीजन है, इससे हम क्या चाह रहे हैं कि भाई पायरेसी फ्री जोन बना दिया जाए, मतलब वहाँ पायरेसी ना हो। पायरेसी आपको पता ही है कि जैसे समुद्र में क्या होता है, समुद्री लुटेरे होते हैं, तो उनसे हमें क्या छुटकारा चाहिए। तो उसमें हम ये मतलब बिम्स्टेक जो ग्रुप है वो काफ़ी रोल निभा सकता है। उसके अलावा काउंटरिंग द चाइनीज़ इन्फ्लुएंस, तो जो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको हम इससे क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि सिर्फ इंडिया और भूटान को छोड़ दें ना, तो बाकी और भी जो 5 जो देश हैं इस बिम्स्टेक में, वो सब ने क्या है, चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, उसको ज्वाइन कर रखा है। तो इंडिया ये इन्फ्लुएंस कर सकता है दूसरे कंट्रीज़ को कि आप क्या करो, आप जो है इसी तरीके का सिमिलर इनिशिएटिव इंडियन प्रोडक्ट के लिए भी वो यूज़ कर सकता है। अब चैलेंजेस की बात अगर हम करें कि चैलेंजेस क्या हैं बिम्स्टेक को लेकर, तो पहला तो ये है कि भाई प्रोलॉन्ग्ड डिले इन अचीविंग FTA। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होगा गुड्स का, उसमें किसी भी तरह का मतलब टैरिफ जो है, मिनिमल टैरिफ या फिर जीरो टैरिफ पर वो होगा। उससे क्या होता है, ट्रेड को बढ़ावा मिलता है, जो व्यापार है उसको बढ़ावा मिलता है। तो देखेंगे भाई उसमें काफ़ी डिले हो रहा है, मतलब एक हम ट्रेड एग्रीमेंट उनके साथ मतलब ये ग्रुप इस ग्रुप में साइन नहीं हो पा रहा। तो ये एक चैलेंज है। दूसरा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रोड और रेल कनेक्टिविटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो मतलब काफ़ी पुअर कनेक्टिविटी है जो रोड और रेल की। तो ये एक दिक्कत की बात है, ठीक है, जिसकी वजह से जो ट्रेड है वो मतलब हैम्पर होता है। इसके अलावा जो पीपल टू पीपल इंटरेक्शन है, मतलब लोगों का यहाँ के लोगों का वहाँ के लोगों के साथ, वो उसमें दिक्कतें आती हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की ज़रूरत है। फिर डिफरेंट एस्पिरेशंस ऑफ द मेंबर्स, तो जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके सबके अपने अलग अलग देखो गोल्स हैं। जैसे कि म्यांमार की बात करें तो देखो म्यांमार में तो देखो आपको पता है कू हो गया, मतलब वहाँ की मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया वहाँ की गवर्नमेंट पे, तो उनकी अलग अलग समस्या चल रही है। फिर जो रोहिंग्या का जो क्राइसिस चल रहा है, रिफ्यूजी, वो अपनी समस्या है, तो भाई उनकी एस्पिरेशंस अपने अलग हैं। भूटान ये चाहता है कि भाई एनवायरनमेंट को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा सजग हैं, तो भाई वो चाह रहे हैं कि भाई एनवायरनमेंट कंजर्व रहे, ठीक है, और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को मतलब उतना ज़्यादा वो नहीं करते, तो उनकी अपनी एस्पिरेशन ये है। फिर श्रीलंका तो आपको पता है कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, तो उससे जूझ रहा है, तो भाई उसकी अपनी अलग एस्पिरेशंस हैं। तो ये है, तो आप उसमें क्या है, एस्पिरेशंस कॉमन नहीं है, सबकी अपने अलग अलग समस्याएं हैं। तो ये एक चैलेंज है। फिर नो कंसेंसस ऑन बिम्स्टेक डेवलपमेंट फंड, तो बिम्स्टेक जो डेवलपमेंट फंड है उस पर कोई एक मतलब कंसेंसस नहीं बन पाया है अभी तक, ठीक, मतलब आम सहमति नहीं बन पाई है। फिर अनटैप्ड बिजनेस टू बिजनेस कोलेबोरेशन, तो देखो कंट्रीज़ के लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे हो रहा है, लेकिन बिजनेस टू बिजनेस लेवल पे वो नहीं हो रहा, जिसको बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, मतलब किस तरीके से चैलेंजेस हैं इसको हम कम कर सकते हैं और ज़्यादा, और हम जो ग्रुपिंग है इसका और ज़्यादा मैक्सिमम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो पहला तो ये है कि हमें क्या करना चाहिए, जो कनेक्शंस और जो कनेक्टिविटी है इसे इन्हेंस करना चाहिए, मतलब जो इन देशों के बीच में जो कनेक्टिविटी है इसे इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे कि
हम बात करें एक IMT जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, मतलब इंडिया म्यांमार थाईलैंड जो हाईवे प्रोजेक्ट है, जिसमें हम इंडिया से लेके म्यांमार में होते हुए थाईलैंड तक एक हाईवे प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं। उससे क्या होगा, कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, तो वो करने की ज़रूरत है। इसके अलावा स्ट्रेंथनिंग पीपल टू पीपल टाइज थ्रू कल्चरल टाइज, मतलब जो पीपल टू पीपल टाइज है, मतलब लोगों से लोगों का जो रिश्ते हैं उसको और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। किसके थ्रू, कल्चर के थ्रू। हमें पता है कि जो साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनमें और इंडिया में एक बहुत ही तगड़ा कल्चरल कॉमन है, जो कि बुद्धिज़्म। मतलब इंडिया में तो बुद्धिज़्म की मेजर साइट्स आपको देखने को मिलेंगी, और बुद्धिज़्म जो काफ़ी फॉलो किया जाता है जो जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, तो म्यांमार हो गया चाहे थाईलैंड हो गया, तो ये इसको एक बेस बनाकर हम क्या कर सकते हैं, पीपल टू पीपल कनेक्ट को और बढ़ा सकते हैं, और इंडिया की जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। फिर स्पेशल वीज़ा एग्रीमेंट बिटवीन मेंबर कंट्रीज़, तो जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच में क्या है कि स्पेशल वीज़ा का एग्रीमेंट हम कर सकते हैं, जिससे कि क्या हो, मतलब लोग जो है एक मतलब देश से दूसरे देश में क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर पाएँ टूरिज़्म के पर्पज़ से, घूमने के पर्पज़ से। तो ये हम कर सकते हैं, जिससे कि पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। उसके अलावा कंक्लूडिंग ऑन द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना क्या करें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बातचीत करके उसको लागू किया जाए। फिर क्रिएटिंग अ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, देखो अब किसी भी ग्रुपिंग में अब इतने देश होंगे तो कुछ ना कुछ डिस्प्यूट रहेगा ही, कुछ देश का किसी देश के बीच में, उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या हो, एक मैकेनिज्म बनाया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें करके हम क्या कर सकते हैं, इस ग्रुप को और ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का वीडियो में इतना ही। बचे कुछ जो टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस के, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद ऑल।